आज मैं आपको एक प्रॉपर पूरा पेपर बताऊंगा, कुछ आपको प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बताऊंगा। एग्रीमेंट चाहे बोल के हो चाहे रिटन हो, लेकिन एग्रीमेंट तो होना चाहिए। ना मुन्ना ना, ये एसेंशियल पार्ट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर बांटना एसेंशियल पार्ट नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज अ रिवैल्यूएशन अकाउंट? पूर्ण मूल्यांकन खाता किस प्रकार का खाता होता है? बेटा ये ना आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटू कैसन बा? मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। तो मेरे जितने भी यूपी बोर्ड के प्यारे प्यारे बेटूज हैं, मेरे कूचीज हैं, कौन हो आप? मेरे कूचीज हो। आप सभी के लिए आपका भाई लेके आया है एकदम वायरल क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन। जी हां, आज मैं आपको एक प्रॉपर पूरा पेपर बताऊंगा, कुछ आपको प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बताऊंगा और उनके सॉल्यूशन भी आपके साथ साथ हम लोग करते जाएंगे। ठीक है बच्चा? यस सर। तो बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी फर्म का आवश्यक तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म? इनमें से कौन सा पार्टनरशिप फर्म का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है? कम से कम 2 व्यक्ति साझेदारी बनने चाहिए। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। बिल्कुल बेटा, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 होने चाहिए। तो ये तो है। एन एग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्टनर्स इज कंपल्सरी। बेटा एग्रीमेंट चाहे बोल के हो चाहे रिटन हो, लेकिन एग्रीमेंट तो होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पार्टनरशिप शुड बी टू कैरी ऑन बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट। ये भी होना चाहिए। भाई आपने पार्टनरशिप क्यों करी है? प्रॉफिट के लिए करी है, फायदे के लिए करी है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ना मुन्ना ना, ये एसेंशियल पार्ट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर बांटना एसेंशियल पार्ट नहीं है। ये तो बेटा जी आपकी पार्टनरशिप डीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो डी इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। वैसे मैंने साथ साथ आपके यहां पर आंसर भी अटैच कर दिए हैं, चाहे आपका इंग्लिश हो या फिर आपका हिंदी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What type of account is a revaluation account? पूर्ण मूल्यांकन खाता किस प्रकार का खाता होता है? बेटा ये ना आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पूर्ण मूल्यांकन खाता। आपके ऑप्शन है नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यानी कि नाम मात्र खाता, व्यक्तिगत, वास्तविक और पूंजी खाता। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आपका वसूली खाता हो या आपका पूर्ण मूल्यांकन खाता हो, दोनों ही नॉमिनल यानी कि नाम मात्र खाता। यानी इसका सही आंसर क्या है बेटा? ए, नॉमिनल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। What does a new partner bring when he is admitted into a partnership firm? जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो बेटा वो क्या लेके आता है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब भी कोई नया पार्टनर, नया साझेदार साझेदारी में शामिल होने के लिए क्या लाता है? नया पार्टनर साझेदारी में शामिल होने के लिए पूंजी लेके आता है और गुडविल लेके आता है। तो आपके पास ऑप्शन है कि सिर्फ कैपिटल लेके आएगा। बेटा कैपिटल तो उसने बिजनेस में लगा दिया, जो वो कैपिटल लेके आया, जो वो पूंजी लेके आया, पूंजी तो उसने बिजनेस में लगा दिया। अब जब नया पार्टनर आएगा तो उसके आने की वजह से कुछ पुराने पार्टनर्स हैं जो सेक्रीफाइस करेंगे। कुछ पुराने पार्टनर्स कहेंगे हम तो लुट गए, हमारा शेयर कम हो गया। तो उन नालायकों को वो गुडविल देगा, यानी कि वो कैपिटल भी लेके आएगा और वो गुडविल भी लेके आएगा आपके हिसाब से। राइट? यस सर। चलिए भाई नेक्स्ट। तो यहां पर इसका आंसर ए नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, गलती से मिसप्रिंट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हिज हर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद।
किसी साझेदार के सेवानिवृत्त होने पर उसकी पूंजी खाते में किसे क्रेडिट किया जाएगा? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब भी आपका नया पार्टनर आता है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होती हैं। यहां पर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो जब वो रिटायर होगा तो कौन कौन सी चीजें उसके खाते में क्रेडिट करी जाएगी? सबसे पहला हिज हर शेयर ऑफ गुडविल या गुडविल ऑफ द फर्म। बेटा गुडविल ऑफ द फर्म से तो कोई मतलब ही नहीं है, फर्म की कुल ख्याति से कोई मतलब ही नहीं है, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेटा यहां पर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी बात हो रही है। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? हर शेयर ऑफ गुडविल। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, जब कोई पार्टनर आ रहा था, जब किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा था बेटा, तो हमने क्या किया? हमने उसको गुडविल दी। अब जब कोई पार्टनर जा रहा है, जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, तब उसे भी गुडविल देंगे। कौन? पुराने पार्टनर्स। तो उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसके पूंजी खाते में हम उसको क्रेडिट में डालते हैं, यानी कि ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बेटा, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म विच अकाउंट इज ओपन टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट। फर्म के विघटन की स्थिति में खातों की पुस्तकों को बंद करने के लिए, मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारे फर्म का विघटन होता है, हमारी फर्म डिसॉल्व होती है, तब हमारे पास एसेट्स होती है और हमारे पास लायबिलिटी होती है। इन दोनों को, चाहे आपकी एसेट्स हो चाहे आपकी लायबिलिटी हो, हम पहुंचाते हैं वसूली खाते में। कहां? वसूली खाते में। चाहे वो आपके एसेट्स हो चाहे वो आपकी लायबिलिटी हो, और वसूली खाते में पहुंचाकर हम ये जानते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो एसेट्स को बेचा ना, या हमने जो लायबिलिटी को पे किया ना, ये करके हम फायदे में रहे या नुकसान में रहे। तो इसका सही आंसर होगा सी, वसूली खाता या फिर रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बच्चा। उसके बाद द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन अ कंपनी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है। एक होती है लायबिलिटी अनलिमिटेड और एक होती है लायबिलिटी लिमिटेड। एक होती है सीमित जो कि लिमिटेड, और एक होती है असीमित जो कि अनलिमिटेड होती है। अगर मैं आपसे बात करूं पार्टनरशिप फर्म की, अगर मैं आपसे बात करूं सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो यहां पर जो लायबिलिटी होती है वो बेटा अनलिमिटेड होती है। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा आया तो उस कर्जे को चुकाने के लिए आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, आपकी जो निजी संपत्तियां हैं, उसको भी दांव पर रखना पड़ेगा, लेकिन पैसा तो लाना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी की बात करी जाए तो जितना शेयर का पैसा हमारी पब्लिक देने के काबिल है उतना ही पैसा देगी। यानी कि यहां पर जो कर्जा होता है, यहां पर जो दायित्व होता है वो सीमित होता है, लिमिटेड होता है। ठीक है, चलिए बेटा ये हो गया। नेक्स्ट अब आपका है कंसीडरेशन ऑफ डिबेंचर इज, ऋण पत्र का प्रतिफल। ऋण पत्र क्या होते हैं? डिबेंचर क्या होते हैं? डिबेंचर एक तरीके से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, नॉन करेंट लायबिलिटी होती है, जो कि कंपनी इशू करती है डिबेंचर होल्डर को, और इन डिबेंचर होल्डर को बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और ये इंटरेस्ट बेटा आपको देना ही देना पड़ता है, चाहे आपको फायदा हो चाहे आपको नुकसान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा डिबेंचर के बदले में, कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? प्रतिफल। उसके बदले में क्या मिलेगा बेटा? इंटरेस्ट, ब्याज। और ये सालाना में 2 बार मिलती है, 6-6 महीने बाद मिलती है, और ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देना ही देना पड़ेगा, चाहे आपको फायदा हो या नुकसान हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, वित्तीय विवरण के विश्लेषणों में शामिल होता है। क्या क्या आता है? व्यापारिक खाता यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि विवरण यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट, और उपयुक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। मेरे प्यारे बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ही है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और जब हम इसको एनालाइज कर रहे होते हैं तो ये सारे के सारे इसका पार्ट बन जाएंगे, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, करेंट रेशियो आपको दिया हुआ है 2:1, करेंट लायबिलिटी आपको दे रखी है 50,000 की, देन द करेंट एसेट्स विल बी। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे?
करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी, यस सर। और आपको करेंट रेशियो दे रखा है 2:1 और करेंट एसेट्स आपको निकालनी है। करेंट लायबिलिटी आपको दी हुई है 50,000। अब आप इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,00,000 रुपए, यानी कि करेंट एसेट्स आपकी कितनी आ जाएगी, 1,00,000 रुपए। द राइट आंसर इज 1,00,000 रुपीज। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू, रोकड़ प्रवाह विवरण किस लेखा मानक के अनुसार तैयार होता है। मेरे प्यारे बच्चों, हर यहां पर एक सीरीज में हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं। हमारी जितनी भी अकाउंटिंग होती है ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उनको फॉलो किया जाता है। जैसे बात करी जाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की जो कि डिस्क्लोजर के लिए है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की जो कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का जो कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का जो कंटेंजेंसी के हिसाब से है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का जो कि आपका नेट प्रॉफिट के हिसाब से है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 का जो कि आपका डेप्रीशिएशन के लिए होता है लेकिन वो अब हट चुका है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन होता है। अरे सर ये क्या डरा रहे हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्री पीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का फॉरेन एक्सचेंज के लिए होता है, इफेक्ट के लिए। लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाना, डरना नहीं है, आपको बस थोटू थोटू पढ़ना है, थोटू थोटू। तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आपको बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे बनानी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे बनानी है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे बनानी है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिफाइन पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी को परिभाषित कीजिए। पहले मैं आपको समझाता हूं बेटा, पार्टनरशिप क्या होती है। जब कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में साझेदारी करने के लिए एग्री होते हैं, उनके बीच में एक रिश्ता होता है विच इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बट मैंने आपके लिए पूरा यहां पर लिखा हुआ है ताकि आपको दिक्कत ना आए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of the Indian Partnership Act 1932, a partnership is defined as the relationship between two or more persons who have agreed to carry on a business and to share the profit of the business equally or in agreed ratio. क्या होती है साझेदारी? साझेदारी का मतलब होता है यहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार को समान रूप से लाभ कमाने के लिए, आप मेरे कौन हो? पार्टनर हो। मैं आपका कौन हूं? पार्टनर हूं। हमारे बीच में जो रिश्ता है वो क्या है? पार्टनरशिप का है। हम दोनों एक पार्टनरशिप में एग्री हुए हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए हुए हैं, कम से कम 2 से ज्यादा, हमारा व्यापार लीगल होना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं हमारी पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, What do you understand by the reconstitution of a partnership firm? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सपोज आपने एक एग्रीमेंट किया, ठीक है, आपके बीच में एक एग्रीमेंट है, ठीक है। अब कोई नया साझेदार आया, या आपके रेशियो में कोई चेंज हुआ, या फिर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो बेटा पुराना जो एग्रीमेंट था ना, जो आपका पुराना एग्रीमेंट था उसको चेंज ही तो करना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। यहां पर आपको दे रखा है, reconstitution of a partnership firm means any change in the number of partner, profit sharing ratio or the terms of the partnership that alters the mutual economic relation among the partner while the firm continue to exist। मतलब साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का अर्थ है फर्म के भागीदार यानी पार्टनर्स में चेंज हो जाए, या रेशियो में चेंज हो जाए, या किसी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हो जाए, उसके चेंज होने की वजह से हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाती है। जैसे मैंने बताया, पार्टनर का एडमिशन हुआ हो, या किसी का रिटायरमेंट या डेथ हुई हो, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ हो, लेकिन बिजनेस चलता रहता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि हमारा बिजनेस खत्म हो गया। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हमारा पार्टनरशिप फॉर्म चलता रहेगा, बट जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है वो चेंज हुआ है बेटा, ठीक है। तो ये फाइल आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस भी हैं और आपके लिए प्यारे प्यारे आंसर्स भी, ठीक है, ताकि आप भी इन आंसर्स को अच्छे से देख सको, अच्छे से एनालाइज कर सको।
उसके बाद आपको दे रखा है व्हाट आर द टू मेन राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए साझेदार के दो मुख्य अधिकार कौन कौन से हैं। बेटा जब एक नया पार्टनर आता है ना, तो हमारी जो फर्म की एसेट्स और लायबिलिटी है उसका अधिकार उसको मिलता है। भविष्य में अब जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसका अधिकार उसको मिलता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हो भाई द राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट एंड द राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, जिसके लिए वो क्या लाता है बेटा, कैपिटल लेके आता है, गुडविल लेके आता है, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आइटम्स आर क्रेडिटेड व्हाइल सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ अ डिसीज पार्टनर, साझेदार की मृत्यु होने पर उसके खाते का निपटन करते समय किन किन मदों को जोड़ा जाता है। मतलब बेटा बहुत सिंपल है, जैसे रिटायरमेंट वैसे ही डेथ, जैसे ही रिटायरमेंट वैसे ही डेथ। जो जो चीजें जब पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको मिल रही है, वो चीजें जब पार्टनर की डेथ होगी उसको मिलेगी। बट फर्क क्या होता है, रिटायरमेंट आप एक स्पेसिफाइड डेट पर लेते हैं कि आप इस डेट पर रिटायर हो रहे हैं या इस डेट पर रिटायरमेंट हो रहा है, बट डेथ नहीं पता, डेथ नहीं पता कब हो जाए, किसकी हो जाए। तो बेटा जी उस टाइम तक का हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है, कभी कभी उस टाइम तक का हमें हो सकता है जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ता है, गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें हैं जो उसके अकाउंट में कहां जाती है, क्रेडिट जाती है। तो जो यहां लिखा हुआ है कि जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो, गुडविल में उसका जो हिस्सा है वो, प्रॉफिट में उसका जो हिस्सा है वो, और जब हमारा नया साल शुरू हुआ तब से लेकर जब उसकी डेथ हुई उसके बीच का जो प्रॉफिट है वो, यानी कि पूंजी खाते का शेष राशि, ख्याति में उसका हिस्सा, संचित लाभ में उसका हिस्सा और मृत्यु की तिथि तक उसका लाभ, ठीक है। यस सर, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, फर्म का विघटन से आप क्या समझते हैं। बेटा देखो दो चीज होती है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो इट मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारों के बीच में जो अपनी एग्रीमेंट था वो डिसॉल्व हो रहा है। बट डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का मतलब हम अपनी फर्म को क्लोज कर रहे हैं, जो हमारी फर्म है हम उसको बंद कर रहे हैं। ऐसे केस में जो भी हमारी संपत्तियां हैं हम उसको या तो बेच देंगे या पार्टनर ले जाएगा, जो भी हमारे दायित्व हैं, जो भी हमारी लायबिलिटी है हम उसको पे करेंगे। तो उसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, साझेदारी फर्म का विघटन। यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मींस द परमानेंट क्लोजर ऑफ द बिजनेस, हम अपना बिजनेस परमानेंट बंद कर रहे हैं, ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एज अ रिजल्ट ऑफ विच द फर्म सीजेस टू एग्जिस्ट ऑन डिसोल्यूशन। सारे अकाउंट को हम क्लोज करते हैं और उसको सेटल करते हैं, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। जब साझेदारी फर्म का व्यवसाय स्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है और सभी साझेदारों के बीच खाते अंतिम रूप से निपटा दिए जाते हैं, अब किसी से ना हमें कुछ लेना है और ना ही कुछ देना है, ना ही हमारे बिजनेस में कोई संपत्ति रह गई है और ना ही हमारे बिजनेस में कोई कर्जा रह गया है। तो हमने क्या कर दिया, फर्म को डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंश से आप क्या समझते हैं, अंशों के प्रकारों की विशेषताओं सहित विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म शेयर, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ शेयर। मेरे प्यारे बच्चों शेयर का मतलब क्या होता है, कंपनी की जो कैपिटल होती है, कंपनी की जो पूंजी होती है उसका हिस्सा होता है शेयर। जो भी हमारी मोस्टली पब्लिक कंपनी है उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो पब्लिकली अगर कैपिटल को रेस करना चाहते हैं, अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं, तो मार्केट से वो पैसा ले सकते हैं, जिसके बदले वो पब्लिक को शेयर देंगे, उनसे पैसा लेंगे और उस शेयर के साथ साथ वो पब्लिक को ओनर भी बनाएंगे अपनी कंपनी में। अब हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। अब इक्विटी शेयर्स हमारे वो शेयर्स होते हैं जिनके पास वोटिंग पावर होती है, जिनके पास वोटिंग पावर होती है। डिविडेंड इनको फिक्स रेट से नहीं मिलता। प्रेफरेंस शेयर जिसके पास वोटिंग पावर नहीं होती लेकिन डिविडेंड इनको फिक्स रेट से मिलता है। तो इसके बारे में विस्तार रूप में यहां पर मैंने लिखा हुआ है आपके लिए।
A share is a unit of ownership that represent an equal proportion of a company's capital. A person who holds share in a company उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ शेयर में एक मैंने आपको बताया इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है, इनको किसी फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता, बट इनके पास वोटिंग पावर होती है। जब किसी कंपनी की कुल पूंजी को छोटे छोटे समान हिस्सों में बांटा जाता है तो उन हिस्सों के अंश को शेयर कहा जाता है। ठीक है ना, जिस व्यक्ति के पास अंश होता है उनको शेयर होल्डर बोलते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर यानी समता अंश, इनके पास डिविडेंड नहीं मिलता इनको फिक्स रेट से, प्रॉफिट ज्यादा होगा ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट कम होगा कम मिलेगा, लेकिन इनके पास वोटिंग पावर होती है। जब भी कंपनी कोई डिसीजन लेगी तो इनसे पूछा जाता है बेटा। ठीक है, यस सर। दूसरे मैंने आपको बताया प्रेफरेंस शेयर, जिसको हम बोलते हैं पूर्व अधिकार अंश। इनके पास इनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, चाहे आपको प्रॉफिट ज्यादा हो चाहे आपको प्रॉफिट कम हो, इनको जो डिविडेंड है वो फिक्स रेट से मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इनको वोटिंग पावर नहीं होती बेटा, इनके पास कोई वोटिंग पावर नहीं होती। ठीक है, यस सर। उसके बाद है बेटा स्टेट एनी टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर। किसी भी दो प्रकार के ऋण पत्र के बारे में बताइए। बेटा दो प्रकार के वैसे तो बहुत सारे होते हैं, कुछ होते हैं सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, कुछ होते हैं रिडीमेबल इरिडीमेबल, कुछ होते हैं कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, है ना। तो सिक्योर्ड मतलब जब कंपनी ने डिबेंचर्स दिए हैं और अपनी किसी संपत्ति को भी उन्होंने गिरवी रखा है, यानी अगर मेरे पास किसी कंपनी के डिबेंचर्स हैं तो मेरे पास किसी कंपनी के एसेट्स भी है, तो मेरे जो डिबेंचर है वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं। कंपनी ने अगर मुझे डिबेंचर्स का पैसा नहीं दिया तो मैं उनकी एसेट्स को बेच दूंगा, और अगर संपत्ति नहीं है तो वो अनसिक्योर्ड है। तो मेरे ख्याल से दो ही पूछे हैं आपसे, और देखो दो ही यहां पर दे रखे हैं, टू मेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर्स यानी कि सुरक्षित, और अनसिक्योर्ड यानी कि असुरक्षित। ठीक है, अगर कंपनी कोई एसेट्स है तो सुरक्षित है, और नहीं है तो गाना गाओ जिंगा लाला हूं जिंगा लाला हूं। What is meant by analysis of financial statement? वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से क्या आशय है? बेटा देखो जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, इनको बनाने के बाद हम कुछ कंपैरिजन करते हैं। इतनी सालों में हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया हुआ है, इतनी सालों में जो हमने बैलेंस शीट बनाई हुई है, हम किस साल ज्यादा फायदे में थे, हम किस साल ज्यादा घाटे में थे, अभी की पोजीशन को देखते हुए हमारी पोजीशन कैसी चल रही है, इन सारी चीजों के बारे में हम देखते हैं। उसी को हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और डिटेल में यहां पर लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एंड कंपेयरिंग द वेरियस आइटम इन द प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण के विभिन्न मदों का अध्ययन करके उनकी आपसी तुलना की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपसे पूछा है गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ करेंट एसेट्स। चालू संपत्ति के कोई दो उदाहरण दीजिए। बेटा करेंट एसेट्स, सबसे पहले तो हमारी करेंट एसेट्स क्या होती है सर करेंट एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती है जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे कि डेटर्स, जैसे कि कैश, जैसे कि आपका इन्वेंट्रीज। ठीक है ना, और भी क्या होता है हमारा स्टॉक हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्रूड इनकम, बिल्स, रिसीवेबल्स, ये हम हमारी क्या है करेंट एसेट्स। आपसे कोई भी दो पूछी है तो यहां पर आपको दे रखा है डेटर्स और कैश बैलेंस, यानी कि देनदार और नगद शेष या बैंक शेष, जैसा भी आप कहना चाहो। चलिए स्टेट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ प्रवाह विवरण की दो सीमाएं लिखी है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, सबसे बड़ी सीमा तो मैं उस सीमा की बात नहीं कर रहा जो आपके घर के सामने रहती है। सबसे बड़ी सीमा तो यह है कि आप नाम देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर हमारी कंपनी में कोई बहुत बड़ा घटना हो गई लेकिन वो कैश से रिलेटेड नहीं है तो इस स्टेटमेंट में नहीं आएगी। यानी इस स्टेटमेंट में सिर्फ वही चीजें आती हैं जो हमारे पैसे पर अभाव डाल रही है, कैश फ्लो यानी कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। और आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर दे भी रखा है टू मेन लिमिटेशन ऑफ द कैश फ्लो, इट शो ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल प्रॉफिट, जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, इट डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट नन कैश आइटम, मतलब जो बताया वही है, जो नन कैश आइटम है उसके बारे में जानकारी नहीं देगी,
और सिर्फ वही रिकॉर्ड करेगी जो आपसे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं। ठीक है, चलिए भाई, अगला सवाल है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय पार्टनरशिप डीड, एक्सप्लेन इट्स मेन प्रोविजन। साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साझेदारी संलेख क्या होता है? जो भी साझेदार होते हैं, जो भी पार्टनर्स होते हैं, वो आपस में एक रिटन एग्रीमेंट करते हैं, पार्टनरशिप डीड इसको बोलते हैं, जिसमें सारे साझेदारों के नाम, किसने कितना पूंजी लगाया, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, फर्म का नाम, लॉस वगैरह, ड्राइंग्स वगैरह, सारे एग्रीमेंट लिखे होते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अगर आपके पार्टनर्स के बीच में, अगर आपके साझेदारों के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर साझेदारों के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है बेटा जी, तो ऐसे केस में दो बातें ध्यान रखना, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो बराबर बांटा जाएगा, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो बराबर बांटा जाएगा, और जो भी हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। ठीक है, तो यहां पर ये पूरा लिखा हुआ है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन और लीगल एग्रीमेंट होता है जो कि पार्टनर्स के बीच में होता है। साझेदारी संलेख साझेदारी फर्म के साझेदारों के बीच एक लिखित एवं कानूनी समझौता पत्र होता है, जिसमें व्यवसाय के संचालन में संबंधित शर्तें होती हैं। क्या क्या होता है बेटा? फर्म का नाम होता है, बिजनेस होता है, पार्टनर्स का नाम, किसने कितना पूंजी लगाया, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसके क्या अधिकार हैं, सारी चीज इसमें लिखी होती है बेटा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बेटा, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक क्या है बेटा? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। फैक्टर्स, फैक्टर्स में आपकी लोकेशन हो सकती है ना, फैक्टर्स में आपकी लोकेशन की, आपका बिजनेस कहां पर है, आपके बिजनेस का नेचर क्या है भाई, जो भी आपकी रेपुटेशन है, जो भी आपकी गुडविल है, जो भी आपकी फ्यूचर की इमेज है, उन पर कौन कौन से फैक्टर्स आपके असर डालते हैं। तो यहां पर आपको मैंने लिखा हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, हमारी बिजनेस की स्टेबिलिटी, हमारे बिजनेस की रेपुटेशन, हमारे कस्टमर का ट्रस्ट, इसके साथ साथ हमारी लोकेशन, हमारे बिजनेस का नेचर, ये सारी चीजें हैं जो हमारी इमेज को, हमारी रेपुटेशन को, हमारी ख्याति पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, यस सर। What amounts are added and deducted while settling the amount of deceased partner? ये जस्ट अभी हमने करा था, अभी हमने करा था। जिन चीजों को क्रेडिट करेंगे उनको प्लस कर रहे हैं, और जिन चीजों को डेबिट करेंगे उनको माइनस कर रहे हैं। अगर कोई लॉस दे रखा है, अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस दे रखा है, अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है, या हमें गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट दे रखी है, या रिवैल्यूएशन में हमें कोई लॉस हुआ है, या उस साल हमें कोई लॉस हुआ है, तो पार्टनर्स क्या होगा? डिसीज पार्टनर डेबिट करेंगे। फायदे वाली चीज मैंने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन कराया था, कौन कौन सी चीजें ऐड करेंगे। क्रेडिट मतलब ऐड और डेबिट मतलब लेस। तो यहां पर देखो, यहां पर देखो आपको दे रखा है कौन कौन सी चीजें ऐड करेंगे और कौन कौन सी चीजें लेस करेंगे, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, यस। उसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी बताया मैंने, जब एक क्वेश्चन आया था ना कि डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म का मतलब क्या है, तभी मैंने बताया था कि दो तरह के होते हैं, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि बेटा हमारी फर्म क्लोज हो चुकी, टोटल सब खत्म, खेल खल्लास। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि हो सकता है किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ है, हो सकता है किसी पार्टनर की डेथ हुई है, तो जो पुराने पार्टनर्स बच गए हैं और जो जो पार्टनर चला गया है, उनके बीच में एग्रीमेंट खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी फर्म खत्म हो गई, अब जो बचे हुए पार्टनर है वो बिजनेस को कैरी करेंगे या नहीं करेंगे उनके ऊपर है। तो इनके बारे में दे रखा है यहां पर देखिए। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है? जब बिजनेस परमानेंटली बंद हो जाएगा तो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जब फर्म का व्यवसाय स्थायी रूप से बंद हो जाता है तो उसे फर्म का विघटन कहते हैं। When there is a change in the relationship, जब पार्टनर्स के रिलेशनशिप में कोई चेंज आता है, डेथ हो जाती है, रिटायर हो जाता है, उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब साझेदारी के संबंधों में परिवर्तन होते हैं परंतु फर्म चलती रहती है तो उसे साझेदारी का विघटन कहते हैं।
ठीक है, यस सर। बिजनेस हमारा खत्म हो जाता है, इसमें बिजनेस चलता रहता है, सारी एसेट्स को बेचा जाएगा, सारी लायबिलिटी को पे किया जाएगा, इसमें सिर्फ वो एडजस्टमेंट होंगी जो पार्टनर्स के आने या जाने से होती है। ये हो सकता है जब इंसॉल्वेंसी हो गई हो या आपसी एग्रीमेंट से, ये होगा जब एडमिशन हुआ हो, रिटायरमेंट हुआ हो या किसी पार्टनर की मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म शेयर कैपिटल, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। अंश पूंजी से आप क्या समझते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, कंपनी की जो पूंजी होती है ना, उसको वो टुकड़ों में बांट देती है और उसी के हिस्से को हम शेयर कैपिटल या शेयर कहते हैं, है ना। तो वही आपका क्वेश्चन है उसी टाइप से, तो हम दोबारा समझते हैं बेटा। शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी रेज्ड बाय द कंपनी थ्रू द इशू ऑफ शेयर टू इन्वेस्टर। मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स आपको दिए, आपने उसके बदले मुझे पैसा दिया और वो पैसा मेरा क्या है? शेयर कैपिटल है। किसी कंपनी द्वारा अपने कारोबार के संचालन के लिए जो पूंजी के रूप में एकत्र किया जाती है उसे अंश पूंजी कहा जाता है। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहला दे रखा है ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ये ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप टाइप्स में कंफ्यूज मत होना। टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की बात हो रही है यहां पर। ऑथराइज कैपिटल जिसको हम बोलते हैं अधिकृत पूंजी। ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है बेटा, हमने जब हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जब हम कंपनी बनाते हैं तो उसमें जो एमओए होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें हमने लिख दिया बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने लिख दिया कि जरूरत पड़ने पर हम मैक्सिमम शेयर के रूप में पैसा इतना लेंगे, उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल। यह वह अधिकतम पूंजी है जिसे कंपनी अपने संबंधित दस्तावेज में दर्ज करती है, जिसके अंतर्गत अंश जारी कर सकती है। यह पूंजी कानूनी सीमा को दर्शाती है। इतना करेंगे। इशूड कैपिटल, सारा का सारा शेयर तुरंत तो इशू करेंगे नहीं, या सारे के सारे शेयर एक साथ इशू करेंगे नहीं। पहली बार जब आपने शेयर्स को इशू करा, यानी कि ऑथराइज्ड का जो पार्ट आपने पब्लिक के लिए निकाला, उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। जारी की गई पूंजी, यह वह पूंजी है जो कंपनी ने सार्वजनिक या निजी निवेशकों को अंशों के रूप में जारी की है। दिस इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल दैट द कंपनी हैज एक्चुअली ऑफर्ड टू इन्वेस्टर्स थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। चलिए, उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी कि नियत पूंजी क्या होती है बेटा? नियत पूंजी क्या होती है? पब्लिक ने कितने शेयर्स आपके ले लिए, पब्लिक ने कितने शेयर्स ले लिए, कितनों का पैसा दे दिया, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यह वह हिस्सा है जिसे निवेशकों ने स्वीकार किया है, यानी जितने अंशों को खरीदने की हामी भरी गई है। कॉल्ड अप कैपिटल, बुलाई गई पूंजी। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, शेयर ले लिया वो पैसा देने आई नहीं। कंपनी ने शेयर का पैसा मांगा, कॉल्ड अप कैपिटल। पब्लिक ने जितना पैसा दिया, पेड अप कैपिटल। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस इज द एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लासिफाई, एक्सप्लेन द टाइप्स अंडर ईच बेसिस। वित्तीय विवरणों विश्लेषणों को किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, प्रत्येक आधार के अंतर्गत आने वाले प्रकारों को समझाइए। देखो, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कंपैरेटिव होता है, कॉमन साइज होता है, ये हमारे टूल्स होते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम ध्यान में रख के चलते हैं और जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, जिनसे हम क्लासिफाइड्स करते हैं। जैसे देखिए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एनालाइज इंटरनल एनालिसिस, प्रकृति के आधार पर इंटरनल एनालिसिस क्या होता है बेटा? यह कंपनी के अंदरूनी लोगों जैसे प्रबंधक, कर्मचारी आदि द्वारा किया जाता है। कंपनी के जो अंदर के लोग हैं ना बेटा, वो लोग करते हैं, जैसे मैनेजमेंट है, एम्प्लॉइज है। एक्सटर्नल जो बाहर के लोग करते हैं। फिर आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो आपका एच शेप में चलता है, वर्टिकल जो आपका डाउन शेप में चलता है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? इन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंपेयर्ड अक्रॉस, अलग अलग साल का कंपैरिजन किया जा रहा है।
ठीक है, और वर्टिकल में एक ही साल में बहुत सारे कंपैरिजन किए जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर आपका शॉर्ट टर्म एनालिसिस होता है, लॉन्ग टर्म एनालिसिस होता है। शॉर्ट टर्म जहां पर आपको एक लिमिटेड समय के लिए दे रखा है, लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लिए एनालाइज किया जा रहा है बेटा, ठीक है। चलिए बच्चा आगे चलते हैं। चलो एक प्यारा सा क्वेश्चन आया है, यहां पे कह रहा है राम्या, कविता एंड दीक्षा आर पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। ऑन 1 अप्रैल कविता रिटायर हो रही हैं, ठीक है, फर्म से। ऑन दिस डेट द फर्म बैलेंस शीट वाज एज फॉलो, ये फर्म की बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एसेज एट 40,000। सर इसका क्या किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन रिटायर हो रहा है, कविता रिटायर हो रही है, कविता का शेयर है 3/9, तो 14,000 का 3/9 करोगे, जो आएगा उतना पैसा रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे गेनिंग रेशियो में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर रिड्यूस टू 4,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है 5,000, कितना हो गया 4,000, 1,000 का फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में डाल देंगे। मशीनरी एंड लूज टूल्स आर टू बी वैल्यू 10%, मशीन पर और लूज टूल्स पर 10% की कमी आई है, तो जो आपकी मशीनरी दे रखी है और जो आपके लूज टूल्स दे रखा है, दोनों का 10-10% निकाल के आप रिवैल्यूएशन में कहां डाल दोगे, डेबिट साइड में। और इसके साथ फैक्ट्री प्रीमिसेस की वैल्यू रिवैल्यू हुई है 27,000, पहले कितनी थी 25,000, 2,000 से बढ़ गई, फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन में कहां आएगा, सीआर में आएगा, ठीक है। यस सर, इतना बना के आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल में आप कैसे बनाएंगे, यहां पर लायबिलिटी साइड में देखो तो सबसे पहले तीनों पार्टनर्स की कैपिटल कहां डालोगे, सीआर साइड में। उसके बाद जो आपके रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको भी आप कहां डालोगे, पार्टनर्स कैपिटल में। प्रॉफिट हुआ है तो सीआर साइड में और लॉस हुआ है तो डीआर साइड में। जनरल रिजर्व को आप सारे पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट दोगे। यहां और कुछ ऐसा है नहीं, जो गुडविल थी वो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके क्रेडिट में, और जिसने जिसने पार्टनर जितना दिया उसके डेबिट में डाल के आप पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करोगे, ठीक है। यहां पर ये मेंशन नहीं है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पेमेंट किया या नहीं किया, तो ऐसे केस में जो उसका बैलेंस है वो आप पार्टनर्स कैपिटल में लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में लोन अकाउंट के नाम से ट्रांसफर कर दो। तो देखो और करके भी क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एक्ट, ये तो खैर आपको बता दिया मैंने इसका आंसर भी। देखो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, जैसा मैंने बताया था, मशीन और लूज टूल्स का 10-10% हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कम हुआ था तो सीआर में डाल दिया, फैक्ट्री की वैल्यू आपने डाल दिया, यहां का टोटल आ रहा है 3,000, यहां का आ रहा है 2,000, 1,000 का फायदा हो गया, ये हमने पार्टनर्स में बांट दिया, ठीक है। यस सर, उसके बाद बनाया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में उनका कैपिटल का बैलेंस डाल दिया, जनरल रिजर्व हमने 4:3:2 के रेशियो में बांट दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने जो गुडविल था उसका कैलकुलेशन किया और गुडविल का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। देखो कविता को राम्या ने दिए 3,111 और दीक्षा ने दिए 1,556, तो कविता के क्रेडिट हो रहे हैं और उन पार्टनर्स के डेबिट हो रहे हैं। जितना पैसा कविता को देना है वो हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और बाकी पार्टनर्स का हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। उसके बाद हमने बनाई बैलेंस शीट, जिस जिस लायबिलिटी में चेंजेस हुआ है, जिस जिस एसेट्स में चेंजेस हुआ है उसमें वो चेंज करके हमने अमाउंट को डाल दिया। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, बीपी में कोई चेंज नहीं था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 से 4,000 के हो गए, कविता का लोन आपने पार्टनर्स कैपिटल में निकाला और ये बैलेंस भी आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में निकाला है। कैश इन हैंड में क्योंकि हमने कुछ पेमेंट किया ही नहीं है, ना ही बैंक से किया है, ना ही डेटर्स में कोई चेंज था, ना ही स्टॉक में कोई चेंज था। फैक्ट्री प्रीमिसेस 27,000 के हुए थे तो हमने उतना ही लिखा। मशीन और लूज टूल्स 10-10,000 के थे, 1-1,000 दोनों कम हो गए बेटा, तो हमने 9-9,000 यहां पर बैलेंस शीट में दिखा दी, ठीक है। यस सर, चलिए उसके बाद आपका शेयर का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। आरव लिमिटेड ने इशू करे हैं 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच टू द पब्लिक पेबल। 2 आपका एप्लीकेशन है, 3 आपका अलॉटमेंट है और बैलेंस आपका एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो देखो बेटा ये 10 है, 2 और 3 5 और बैलेंस हो गया 5, ठीक है। एप्लीकेशन आई आपके पास 50,000 शेयर्स की, 20,000 शेयर्स ज्यादा आ गया। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट किससे आएगा 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपए।
अब आपसे कह रहा है एप्लीकेंट फॉर 10,000 शेयर वर अलॉटेड शेयर इन फुल। 10,000 शेयर्स को हमने 10,000 शेयर दे दिए। जिन्होंने हमसे 10,000 शेयर्स मांगे थे उनको हमने 10,000 शेयर दे दिए। जिन्होंने हमसे 35,000 शेयर्स मांगे थे हमने उनको 20,000 शेयर दिए, यानी 15,000 शेयर का पैसा हमने एडजस्ट कर दिया। बाकी के 5,000 शेयर हमने रिजेक्ट कर दिए। तो बेटा क्या होगी दूसरी एंट्री जो एप्लीकेशन की होगी वो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। 5,000 इंटू 2 बैंक में, 15,000 इंटू 2 शेयर अलॉटमेंट में, बैलेंस शेयर कैपिटल का और टोटल आपका शेयर एप्लीकेशन में डेबिट। ठीक है, जितना पैसा आपने एडजस्ट किया है उतना पैसा अलॉटमेंट में आप पे नहीं करोगे। और ये रही एंट्री, ये रही एंट्री जिसकी मैं बात कर रहा था। ये आपकी बैंक वाली पहली एंट्री। ये आपने अमाउंट यहां पर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, मैं आपको बता दे रहा हूं। बैंक का अमाउंट 10,000 है, अलॉटमेंट का अमाउंट 30,000 है और शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना हो जाएगा 60,000 रुपए। ठीक है, जितना पैसा आपने यहां पर 30,000 रुपए अलॉटमेंट पर लिया है, अलॉटमेंट पर जब बैंक वाली एंट्री करोगे इतना पैसा आपके पास वहां पर नहीं आना है। ठीक है, बाकी ऊपर देखें हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। यहां पर आपसे पूछा था डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी क्या होती हैं, तो उनके बारे में यहां पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है। आगे मिस हो गया शायद, ये रहा बेटा। अंडर द कंपनीज एक्ट कंपनीज आर मेनली क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। यहां पर आपको दे रखा है निजी कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें न्यूनतम 2 और अधिकतम 200 सदस्य होते हैं। कम से कम कितने होते हैं बेटा 2 और ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए 200। किसमें बेटा प्राइवेट कंपनी में। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात करी जाए तो वो आपका कोई लिमिट ही नहीं होती, उनकी मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं होती, मिनिमम 7 और मैक्सिमम 200। उसके बाद प्राइवेट कंपनी की ओनरशिप किसके पास होती है प्राइवेट लोगों के पास, पब्लिक कंपनी की ओनरशिप किसके पास होती है गवर्नमेंट के पास। तो ये इनके कुछ डिफरेंस दे रखे हैं। ठीक है, पीछे कुछ क्वेश्चंस मिस हुए थे, यहां हम देख रहे थे, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहां पर कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये आपका करंट एसेट्स है, 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 ये आपका करंट एसेट्स है और ये आपकी करंट लायबिलिटी है। इन सबको जोड़कर इससे इसको डिवाइड कर दोगे आपका करंट रेशियो आ जाएगा। क्विक रेशियो के लिए मेरे प्यारे बच्चों ना ही आप स्टॉक को लोगे और ना ही आप प्रीपेड इंश्योरेंस को लोगे। यानी कि जब हम क्विक रेशियो निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्विक का मतलब और जल्दी यानी कि और जल्दी। तो बेटा उसमें आप इन्वेंट्रीज को नहीं लेते, प्रीपेड एक्सपेंसेस को नहीं लेते, एडवांस टैक्स को नहीं लेते। ठीक है, तो जो आपकी करंट एसेट्स आई ना उसमें से इन दोनों को माइनस कर दो या फिर आप सिर्फ इसको और इसको प्लस करके इनसे डिवाइड कर दो सॉरी, तो आपका क्विक रेशियो आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलो तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपको कैश फ्लो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बनाना है। तो बड़ा ही सिंपल है, सबसे पहले आपको 24-25 यानी कि यूं चलेंगे। ये आपको 10,000 का प्रॉफिट दे रखा है, शुरुआत में प्रॉफिट आएगा। ट्रेड रिसीवेबल हमारी करंट एसेट्स है और करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, ऐड हो जाएगा। उसके बाद 5,000 का डेप्रिसिएशन इस साल लगा है, ऐड हो जाएगा। इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज हुई 10,000 से, लेस हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी डिक्रीज हुई, लेस हो जाएगा क्योंकि लायबिलिटी है। गुडविल हमारी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है 4,000 से, ये भी ऐड हो जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा 500 से डिक्रीज हो रहा है, ये भी ऐड हो जाएगा। ट्रेड पेबल हमारा डिक्रीज हो रहा है, ये लेस हो जाएगा। इन सबको ट्रीटमेंट करके हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए 30 धमाकेदार बेहतरीन से क्वेश्चंस। और आई होप सो कि आपकी तैयारी के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मेरे प्यारे शेरों
कि क्या इस वीडियो से वाकई में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हुई। आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट को मैं जरूर पढ़ूंगा और प्यारे प्यारे कमेंटों का मैं रिप्लाई भी करूंगा। तो आज के लिए इतना ही बेटू, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रोला ऑन द टॉप। रोला ही कह दे।